Assalamualaikum students, welcome back to my channel Master Study Zone. Students, hope you all will be fine. जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री की न्यू बुक चैप्टर नंबर 1 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेस चेंजेस की एक्सरसाइज को आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ किसी भी सब्जेक्ट में कोई कन्फ्यूजन है, आपको 9th क्लास की किसी भी बुक में कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई नोट्स चाहिए, आपने कोई एक्सरसाइज समझनी है, आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज को। चलिए आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसकी जो MCQs हैं हम उनको सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हमारा पहला MCQ है, मैटर इज़ प्रेजेंट इन नियॉन साइन इज़ द स्टेट ऑफ, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, प्लाज्मा। सेकंड स्टूडेंट्स, हमारे पास MCQ है, हैज़ार्डस इफेक्ट्स ऑफ शॉपिंग बैग्स आर स्टडीड इन। वो कहते हैं कि जो नुकसानदेह इफ़ेक्ट्स हैं हमारे पास शॉपिंग बैग्स के, उनको हम किस ब्रांच में डिस्कस करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। थर्ड MCQ है, द मैन मेड पॉलीमर इज़, तो स्टूडेंट्स इसका राइट ऑप्शन है बी, पॉलीस्टाइरीन। स्टूडेंट्स, फोर्थ वन MCQ है, द क्रिस्टल्स ऑफ विच सब्सटेंस हैज़ रोम्बिक शेप। जी स्टूडेंट्स, 4 वाले का करेक्ट ऑप्शन है बी, सल्फर। फिफ्थ वाला MCQ है, विच लिक्विड अमंग द फॉलोइंग इज अ कोलाइडल सोल्यूशन, तो स्टूडेंट्स 5 वाले का करेक्ट ऑप्शन है ए, मिल्क। 6 वाला MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोजीनस मिक्सचर, तो स्टूडेंट 6 वाले का करेक्ट ऑप्शन है डी, कंक्रीट मिक्सचर। 7 वाला MCQ है, अ स्टेट ऑफ मैटर हुज प्रॉपर्टीज आर बिटवीन दोज ऑफ लिक्विड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, लिक्विड क्रिस्टल्स। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स 8 वाला MCQ है, when the tiny visible particles of a substance are dispersed through a medium the mixture is named as, तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन है 8 वाले का बी, कोलाइड। नेक्स्ट आगे हम स्टूडेंट्स 2 MCQs रह गए हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, 9 वाला MCQ है, अ सोल्यूशन ऑफ KClO3 हैज़ अ solubility ऑफ अबाउट 13.2 ग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब एट 40 डिग्री सेल्सियस, हाउ इट्स solubility विल बी अफेक्टेड इफ़ यू डिक्रीज द टेम्परेचर, तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, द solubility विल डिक्रीज। जी स्टूडेंट्स, 10 वाला MCQ है, यू आर स्टडिंग द रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च अंडर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दिस टॉपिक विल फॉल, तो स्टूडेंट्स 10 वाले का करेक्ट ऑप्शन है डी, फिजिकल केमिस्ट्री। जी स्टूडेंट्स, MCQs हमने सॉल्व कर लिए, अब हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस को। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं आपके जो आंसर्स की वर्डिंग है वो मैं बुक से ही आपके लिए लिखूं, क्योंकि जब आपने पूरा चैप्टर याद किया होगा तो इट विल बी इजी फॉर यू, आपके लिए बहुत आसानी रहेगी कि आपकी जो वर्डिंग है वो डिफरेंट नहीं होगी, तो आपके लिए आसानी होगी कि फिर आप इजीली शॉर्ट क्वेश्चंस को याद कर लोगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए मेरे पास नोट्स हैं, ये मैं आपको नोट्स से करवाऊंगी इनके आंसर्स। तो स्टूडेंट्स, उस नोट्स में मैंने बहुत कोशिश की है कि जो वर्डिंग है वो आपके बुक से रिलेटेड हो, बुक से वो वर्ड मैच करें, ताकि आपके लिए कोई मुश्किल ना हो कि पहले आप थॉरोली पूरा चैप्टर याद करोगे, देन एक्सरसाइज जब आप याद करोगे तो आपको फिर से जो है वो न्यू वर्ड्स याद करने पड़ेंगे। तो इसलिए मैंने बहुत कोशिश की है, बहुत मैंने ट्राई किया है कि जो वर्ड्स हैं वो इजीली बुक वाले ही हों, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बुक वाले ही हों, ताकि जब आपने पूरा चैप्टर थॉरोली याद किया होगा तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि उन क्वेश्चंस के आंसर भी सेम एज इट इज़ जो आपकी बुक में मटीरियल है वही वाले होंगे। जी स्टूडेंट्स, तो हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वाई देयर इज़ अ नीड टू डिवाइड केमिस्ट्री इंटू मैनी ब्रांचेस, गिव 3 रीजन्स। कि स्टूडेंट्स, हमने केमिस्ट्री को डिफरेंट ब्रांचेस में क्यों डिवाइड किया। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एनवायरमेंटल है, बायो केमिस्ट्री है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, तो हमने इस तरह से जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं हमने उसमें केमिस्ट्री को डिवाइड क्यों किया, तो आपने इसके 3 रीज़न देने हैं। जी आइए स्टूडेंट्स, इसका आंसर हम डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो होपफुली कि आपको जो है ये क्लियरली विजिबल होगा। जी स्टूडेंट्स, आपका पहला क्वेश्चन का आंसर है, टू अंडरस्टैंड द वाइडली सेपरेट complex subject of chemistry and to concentrate on its specific aspects, हमने केमिस्ट्री को डिवाइड किया into many distinct branches में, और इसकी 3 पर्पस क्या हैं। जी स्टूडेंट्स, पहला पर्पस है, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड बॉन्डिंग। सेकेंड है स्टूडेंट्स, इट अलो साइंटिस्ट टू डेवलप न्यू मटीरियल्स एंड टेक्नोलॉजीज इम्प्रूविंग एवरीथिंग प्रोडक्ट्स। थर्ड स्टूडेंट्स, इसका आंसर है, दीज ब्रांचेस हैव डिस्टिंक्ट एरियाज, हर ब्रांच का अपना जो है वो अलग एरिया है स्टडी का, फॉर द साइंटिस्ट टू फोकस ऑन एंड टू अचीव ब्रेक थ्रूज एंड एडवांसमेंट्स। जी स्टूडेंट्स, तो आप लास्ट वाले पॉइंट को यहाँ तक भी कर सकते हो, दीज ब्रांचेस हैव डिस्टिंक्ट एरियाज ऑफ स्टडी फॉर द साइंटिस्ट टू फोकस ऑन, और फिर लास्ट पे आप लिख लेना एंड एडवांसमेंट्स।
जी स्टूडेंट्स, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है बोथ ग्रेफाइट एंड ग्रेफीन हैज़ हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ द डिफरेंस। अब दोनों में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है तो फिर इसमें डिफरेंस कहाँ पे आता है। तो स्टूडेंट्स ग्रेफाइट में क्या है, ये ग्रेफाइट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जिसमें जो कंपोज है मैनी लेयर्स ऑफ ग्राफीन से, जो कि स्टैक्ड हुई हैं एक दूसरे के ऊपर। और जो ग्राफीन है इसमें सिंगल लेयर है कार्बन एटम्स की और वो अरेंज है हेक्सागोनल पैटर्न में। ये इन दोनों में जो है वो मेजर डिफरेंस है। सेकंड स्टूडेंट्स एग्जांपल लिखनी है आपने। जो पेंसिल है वो किससे बनी है, मिक्सचर ऑफ ग्रेफाइट एंड क्ले से। और जो ग्राफीन है वो एग्जांपल है किसमें, ग्राफीन को हम यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल लाइट वेट टच स्क्रीन्स में। जी स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड क्वेश्चन है वाई आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड इम्पॉर्टेंट। सॉरी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था रिएक्शंस में टेक प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस और दे में टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस। तो कौन सी जो केमिस्ट्री की ब्रांचेस है वो उनको कवर करती हैं इन 2 रिएक्शंस को। तो आप इसका आंसर लिखोगे रिएक्शन दैट इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस आर स्टडीड इन फिजिकल केमिस्ट्री एंड रिएक्शन दैट टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस आर द पार्ट ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। जी स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर सॉल्व इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आप यहाँ से भी याद कर सकते हो, लेकिन आपने बुक में एनालिटिकल केमिस्ट्री याद की होगी उसकी ब्रांच, तो मैं इसका आंसर आपको वहीं से मार्क करवाती हूँ, आपके लिए आसानी होगी। आपने वहीं से पहले से याद किया होगा तो आपको यहाँ से भी डिफरेंट वर्डिंग याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसका आंसर बुक से ही मार्क करवाती हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो आप इसके आंसर में लिखोगे दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, इट इन्वॉल्व सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन द मटीरियल थिंग्स। सेकंड आप लिखोगे एनालिटिकल केमिस्ट्री जनरली इन्वॉल्व द यूज ऑफ मॉडर्न एंड सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स टू एनालाइज द मैटर। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर होगा किसका, कि हम कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। तो जी स्टूडेंट्स, आपने इसका आंसर यहाँ से याद करना है, आपको उन नोट से याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका आंसर हमारी बुक पे मौजूद है तो हम यहीं से याद करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम डिस्कस कर चुके हैं बोथ ग्रेफाइट एंड ग्रेफीन, जिसमें हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर थी, उसमें डिफरेंस क्या था वो डिफरेंस मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वाई आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स इंपॉर्टेंट। तो इसको हम डिस्कस करेंगे नोट्स से। जी स्टूडेंट्स, इसका आप आंसर लिखोगे क्वेश्चन नंबर 5, आपको नोट्स पे नज़र आ रहा होगा वाई आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड इंपॉर्टेंट। इसका आंसर आप लिखोगे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे एग्जिबिट प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ लिक्विड एंड गैसेज when they are at a specific temperature and pressure. Then students आप लिखोगे these fluids are used in various process such as extraction में, chromatography में and chemical reactions due to their unique properties like high diffusion, low viscosity and high solvating power. जी स्टूडेंट्स, तो ये आपका आंसर था क्वेश्चन नंबर 5 का वाई आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है इन विच स्टेट डज मैटर एग्जिस्ट इन द सन। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर भी हमारी बुक में मौजूद है, तो इसलिए हम नोट से याद नहीं करेंगे, हम अपनी बुक से ही इस आंसर को याद करेंगे। मैं इसका आपको पेज नंबर बताती हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो एक लाइन आप पहले खुद से ऐड करोगे इन द सन द मैटर प्राइमरीली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा। उसके बाद स्टूडेंट्स आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे प्लाज्मा is not so generally seen form of matter. It is composed of particles with very high kinetic energy. It exists in fluorescent tubes, lightning and welding arcs. Plasma can be considered as a partially ionized gas containing electrons, ions, photons, etc. जी स्टूडेंट्स, तो ये आपका आंसर था। जी स्टूडेंट्स, तो नोट्स में भी बिल्कुल यही वर्डिंग थी, बिल्कुल यही आंसर था, लेकिन एक स्टूडेंट्स का जो माइंडसेट होता है वो यही है कि आपने एक दफ़ा जब आप याद कर लेते हो एक जगह से तो फिर आपको यही होता है कि हम वहाँ से ही याद करें तो आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि आपका ये माइंडसेट बना होता है कि नहीं हमने ये ऑलरेडी याद कर लिया था तो अब हमें ये चीज़ आती है। इसीलिए स्टूडेंट्स मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जो आंसर हमारी बुक में है हम वो आंसर वहीं से याद करें ताकि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो ईज़िली याद कर सकें। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफीन। तो इसका आप आंसर लिखोगे ग्राफीन इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ अ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम अरेंज इन अ हेक्सागोनल पैटर्न। देन आप इसकी इंपॉर्टेंस लिखोगे ग्राफीन हैज़ मैनी एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस एंड सेंसर्स एंड इवन इन मेडिकल डिवाइसेस। बस स्टूडेंट्स आप इसका आंसर यहीं तक लिखोगे। जी स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट वन क्वेश्चन है विच फॉर्म ऑफ मैटर डू मोस्ट ऑफ द मटीरियल थिंग्स इन दिस वर्ड बिलोंग टू। तो इसका आप आंसर लिखोगे मोस्ट ऑफ द मटीरियल थिंग्स इन दिस वर्ड बिलोंग टू स्टेट ऑफ मैटर इज सॉलिड। देन आप लिखोगे सॉलिड हैज़ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम एंड देयर पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। जी स्टूडेंट्स, हमारा जो सेकंड वाला
क्वेश्चन था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज का हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। जी स्टूडेंट्स, इसका पहला क्वेश्चन है हाउ डज अ सुपर क्रिटिकल स्टेट लुक लाइक। इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 5 पे। लेट्स सी। जी स्टूडेंट्स, तो आप लिखोगे इन सुपर क्रिटिकल स्टेट अ सब्सटेंस लुक्स लाइक अ डेंस फ्लूइड दैट शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ गैसेस एंड लिक्विड। देन आप लिखोगे इट कैन बी फिल इन कंटेनर लाइक gas and still dense like a liquid. Supercritical fluid are often clear and can flow easily. स्टूडेंट्स, ये मैंने पेंसिल के साथ जो इसका आंसर लिखा है ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इन व्हाट वे इज प्लाज्मा क्रिएटेड इन अ फ्लोरेसेंट ट्यूब। अब हम इसके आंसर को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो होपफुली इसका आंसर आपको विजिबल होगा, फिर भी मैं एक दफ़ा रीड कर देती हूँ ताकि जहाँ से आपको ये थोड़ा ब्लड नज़र आए तो आप इसको इजीली जो है अपने नोट्स पे लिख सको। जी स्टूडेंट्स, आप लिखोगे इन अ फ्लोरेसेंट ट्यूब प्लाज्मा इज क्रिएटेड बाय अप्लाइंग अ हाई वोल्टेज करंट एट अ लो प्रेशर टू द ट्यूब विच आयनाइज द गैस इनसाइड। दिस आयनाइजेशन प्रोसेस causes the gas to convert into a plasma state. देन आप लास्ट वाली लाइन लिखोगे दिस इज़ हाउ द फ्लोरेसेंट ट्यूब प्रोड्यूस लाइट। तो यह आपका आंसर होगा इन व्हाट वेज द प्लाज्मा के प्लाज्मा को आप कैसे क्रिएट करते हो फ्लोरेसेंट ट्यूब में। तो जी स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर था कि आप प्लाज्मा कैसे क्रिएट करते हो। हाई वोल्टेज जो है वो करंट को अप्लाई करवाते हो, प्रेशर आप लो रखते हो ट्यूब में, जो आयनाइज कर देगा। आप जो गैस आपने फिल की है ट्यूब में वो इसकी आयनाइजेशन हो जाएगी। आयनाइजेशन प्रोसेस क्या करेगा, गैस को कन्वर्ट कर देगा प्लाज्मा स्टेट में, और इस तरह से जो फ्लोरेसेंट ट्यूब है उसमें लाइट जो है वो आपको नज़र आएगी। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स वी स्टडी इन बायोकेमिस्ट्री आर ऑर्गेनिक इन नेचर, वेयर डज द डिफरेंस एग्जिस्ट इन ऑर्गेनिक एंड बायोकेमिस्ट्री ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। तो जी स्टूडेंट्स, इसका आंसर आप लिखोगे फर्स्ट वन आप लिखोगे बायोकेमिस्ट्री। इन दिस ब्रांच वी स्पेसिफिकली स्टडी द केमिकल प्रोसेस एंड सब्सटेंसेस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लिखोगे इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द कार्बन कंपाउंड्स, hydrocarbons and their derivatives other than its simple salts like carbonates, oxides and carbides. Second आप लिखोगे it focus on biological molecules like proteins, nucleic acid, carbohydrates and lipids. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लिखोगे इट डील विद द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस बोथ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग मैटर। जी स्टूडेंट्स, तो ये आंसर था क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है गिव द रीज़न ऑफ ब्रिलियंस शोन बाय द डायमंड, कैन यू इम्प्रूव इट। जी स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर आप लिखोगे टू इन्हेंस द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड दे कैन बी कट एंड पॉलिश्ड इन स्पेसिफिक वेज टू ऑप्टिमाइज द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विद इन द स्टोन। यहाँ तक स्टूडेंट्स आप इसका आंसर लिखोगे। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन द डिसोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर। अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आप लिखोगे द डिसोल्यूशन ऑफ NaCl अकर व्हेन द आयंस ऑफ द NaCl सेपरेट इन वाटर ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब जो NaCl है वो पानी में डिजॉल्व क्यों होगा, क्योंकि जो वाटर है उसकी पोलर नेचर है। पोलर मीन्स कि इसमें पोल्स हैं पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि वाटर का फार्मूला है H2O, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लाइन है द पार्शियल चार्ज एंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट एंड सराउंड्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑफ NaCl, यानी कि जो पानी के जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो सराउंड करेंगे साल्ट के जो नेगेटिव चार्ज हैं उनको, और जो वाटर के नेगेटिव चार्ज हैं वो सराउंड करेंगे साल्ट के पॉजिटिव चार्ज को। ड्यू टू दिस अट्रैक्शन बिटवीन सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन ब्रेक अपार्ट एंड दस NaCl डिजॉल्व इन वाटर। इस तरह से जो Na और Cl आपस में जो उनकी अट्रैक्शन है वो वीक होगी, उनके आपस में जो बॉन्ड है वो टूट जाएंगे, और जो NaCl है जो सोडियम है वो बॉन्ड बना लेगा किसके साथ, Na पे प्लस चार्ज है तो वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ, और जो Cl माइनस है वो किससे बनाएगा, H प्लस से। तो इस तरह जो NaCl है उनके आपस में बॉन्ड टूटेंगे साल्ट के और वो पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वाटर के पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड के साथ बॉन्डिंग कर ली है। तो इस तरह से जो NaCl है वो पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, हम आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। वाई डू डिफरेंट कंपाउंड्स हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन वाटर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। जी स्टूडेंट्स, तो आप इसका आंसर लिखोगे डिफरेंट सॉल्यूट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन वाटर। देन आपने ये पूरा पैराग्राफ याद नहीं करना, मैंने जहाँ पे ब्लू मार्क किया है वहाँ से आप याद करोगे द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर इज़ फॉर ग्रेटर देन डैट ऑफ शुगर एट रूम टेम्परेचर। अब वो कहते हैं कि जो फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है उसकी सॉल्युबिलिटी पानी में बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू शुगर से। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसकी रीज़न क्या है, क्यों जो डिफरेंट सॉल्यूट्स हैं उनकी डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज़ हैं सॉल्वेंट के अंदर।
जी स्टूडेंट्स, इसकी रीज़न क्या है? दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट द अट्रैक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोराइड आयंस विद वाटर इज़ फॉर ग्रेटर दैन द अट्रैक्शन बिटवीन शुगर मॉलिक्यूल विद वाटर। इसकी रीज़न क्या है कि जो अट्रैक्शन है सोडियम एंड क्लोराइड आयन की वाटर के साथ वो बहुत स्ट्रॉन्गर है देन जो अट्रैक्शन है शुगर मॉलिक्यूल विद वाटर के साथ। तो इसलिए स्टूडेंट्स आपको पता है कि अगर जो सल्यूट इंटरेक्शन है वो आपस में जो वीक होंगी एज़ कम्पेयर टू सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, तो जो आपका सल्यूट है वो जल्दी डिजॉल्व करेगा सॉल्वेंट में, और अगर सल्यूट इंटरेक्शन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सल्यूट सॉल्वेंट्स तो आपका जो सल्यूट है वो डिजॉल्व नहीं करेगा। वो यही बता रहे हैं आपको कि जो NaCl सॉल्ट है उसकी आपस में अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी उसकी वाटर के साथ है सोडियम एंड क्लोराइड आयन की, लेकिन शुगर की जो अट्रैक्शन है वाटर के साथ वो कम है, इसलिए जो सोडियम क्लोराइड है उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। जी स्टूडेंट्स, तो इसीलिए उन्होंने आपको बताया है कि जो NaCl है उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू शुगर। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वाई NaCl कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज फ्रॉम वाटर जस्ट लाइक KNO3। वो कहते हैं कि जो NaCl है उसको आप क्रिस्टलाइज क्यों नहीं कर सकते वाटर से जैसे कि आप KNO3 को करते हो। इसकी रीज़न मैं आपको देखिए समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, वो कहते हैं द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट KNO3 का नाम है पोटाशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करती है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर से, और जब आप उसको कूल करते हो तो पोटाशियम नाइट्रेट जो एक्सेस पोटाशियम नाइट्रेट है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है, यानी कि क्रिस्टल्स की फॉर्म में आपके पास छोटे छोटे जैसे दाने होते हैं वैसे आपके क्रिस्टल्स की फॉर्म में आपके पास वो वाटर से क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा। अगर आप दूसरी तरफ देखो सोडियम क्लोराइड के केस में तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ नहीं करती जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो, इसलिए जो NaCl है वो क्रिस्टलाइज आउट नहीं होगा जब आप उसको कूल करोगे। डेट्स वाई NaCl कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज फ्रॉम वाटर लाइक KNO3। ठीक है, क्योंकि जो पोटाशियम नाइट्रेट है उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करते हैं जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे, मीन्स कि जब आप टेम्परेचर नीचे से हीट ज़्यादा करोगे आप उसमें मज़ीद पोटाशियम नाइट्रेट ऐड करते जाओगे तो वो पानी के अंदर डिज़ॉल्व होता जाएगा। फिर जब आप उसको कूल करोगे तो जो एक्सेस KNO3 होगा वो आपके पास क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा, लेकिन NaCl के केस में ऐसा नहीं होगा। उसकी रीज़न क्या है? बिकॉज जो NaCl है उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ नहीं करती। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है वाई ग्रेफाइट इज स्लिपरी इन टच, विच प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट इनेबल्स इट टू बी यूज्ड एज लुब्रिकेंट। तो आप लिखोगे ग्रेफाइट इज स्लिपरी इन टच बिकॉज ऑफ इट्स लेयर्ड स्ट्रक्चर। जी स्टूडेंट्स, वो कहते हैं क्योंकि इसकी लेयर्ड स्ट्रक्चर है। द लेयर्स इन ग्रेफाइट आर हेल्ड टुगेदर by weak forces allowing them to slide over each other easily. This property of graphite enables it to be used as a lubricant. जी स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 डेट आर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को। तो जी स्टूडेंट्स, इनको भी कुछ क्वेश्चंस को हम नोट से डिस्कस कर लेंगे और कुछ क्वेश्चंस को हम अपनी बुक से डिस्कस कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है उन्होंने आपने मेंशन करना है जो उन्होंने आपको डिफरेंट टर्म्स दी हैं कि बताइए ये केमिस्ट्री की किस ब्रांच में आप इनको स्टडी करते हो। तो जी स्टूडेंट्स, चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 को। तो जी स्टूडेंट्स, आपका जो फर्स्ट वाला आंसर है, पहले आप केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखोगे। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। इट आल्सो स्टडीज द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर एंड द लॉज ऑफ प्रिंसिपल्स विच गवर्न दीज चेंजेस। तो आप इसमें स्टूडेंट्स डेफिनेशन को स्किप भी कर सकते हो, आप जस्ट लिखोगे पहला क्या था रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन को हम स्टडी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। सेकंड है स्टूडेंट डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बॉडी, तो जाहिर सी बात है ह्यूमन बॉडी जब आगे है तो आप लिखोगे इन बायोकेमिस्ट्री। जब आएगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लाज्मा तो आप लिखोगे फिजिकल केमिस्ट्री। इकोसिस्टम में तो आप लिखोगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। रिएक्शंस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द फायरवर्क्स, तो इसको आप लिखोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डील करते हैं फायरवर्क्स को। देन स्टूडेंट्स, उसके बाद आप लिखोगे कलर, जो आपके पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें आप डील करोगे स्टडी ऑफ रिएक्शंस को जो फायरवर्क्स के ड्यूरिंग होते हैं वो आप स्टडी करते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देन स्टूडेंट्स, उसके बाद आप लिखोगे जो साउंड्स एंड कलर प्रोडक्शंस हैं उनको आप डिस्कस करते हो पायरोटेक्निक केमिस्ट्री में। एफ वाला है स्टूडेंट्स मेजरमेंट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोमीटर, तो आप उसको डिस्कस करोगे एनालिटिकल केमिस्ट्री में। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। What are the allotropic forms? Explain the allotropic forms of carbon and sulfur. How does coal differ from diamond? जी स्टूडेंट, सबसे पहले आप लिखोगे व्हाट आर एलोट्रॉपिक फॉर्म, तो इसका आंसर क्या है? जो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं इन मोर देन वन स्ट्रक्चर फॉर्म में, जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ दोनों फिजिकल भी और केमिकल भी, जो दोनों डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, दीज आर कॉल्ड
एलोट्रॉप्स, और इस फिनोमेना को आप क्या कहते हो? एलोट्रॉपी। जी स्टूडेंट, उन्होंने आपसे पूछी है कार्बन की और सल्फर की एलोट्रॉपिक फॉर्म, तो इसमें आप ऑक्सीजन को स्किप भी कर सकते हो क्योंकि उन्होंने आपसे ऑक्सीजन की जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है वो नहीं पूछी, उन्होंने आपसे पूछी है एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन की और सल्फर की। तो स्टूडेंट्स आप इसका 2 वाला लिखोगे, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। कार्बन एग्जिस्ट इन 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर। फ्लोरीन। जी स्टूडेंट, सबसे पहले आप डिस्कस करोगे डायमंड को। डायमंड में आप लिखोगे डायमंड हैज़ अ जॉइंट मैक्रोमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जॉइंट मीन कि इसकी बहुत बड़ी एक मैक्रोमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। जी स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप थोड़ा सा ग्रेफाइट को एक्सप्लेन कर दोगे। ग्रेफाइट हैज़ लेयर स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन। इस तरह से आप बकमिंस्टर फ्लोरीन को भी थोड़ा सा डिस्कस कर दोगे। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स उन्होंने हमसे पूछी थी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर। तो सल्फर की स्टूडेंट्स एलोट्रॉपिक फॉर्म आप लिखोगे रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। रोम्बिक में आपके पास S8 मॉलिक्यूल रहता है जो अरेंज है रोम्बिक क्रिस्टल लैटिस में। इट इज़ मोर स्टेबल एलोट्रॉप्स है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन में। देन आप लिखोगे मोनोक्लिनिक, तो इट कंटेन्स S, इसमें आप लिखोगे इसमें भी S8 मॉलिक्यूल्स हैं जो, लेकिन ये अरेंज है मोनोक्लिनिक क्रिस्टल लैटिस में। देन स्टूडेंट्स उन्होंने हमसे पूछा था कोल का और डायमंड का डिफरेंस क्या है, तो इसमें आप लिख दोगे जो स्टूडेंट्स कोल है वो एक कंबस्टाइल ब्लैक कलर का या ब्राउनिश ब्लैक कलर का जो रॉक है कंपोस्ट प्राइमरीली ऑफ कार्बन से बना है, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से। डायमंड में आप लिखोगे डायमंड इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन विद अ रिजिड 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। देन आप लिखोगे कोल इज़ यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी हीटिंग के लिए एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए ड्यू टू इट्स, क्योंकि इसमें जो कार्बन कॉन्टेंट है वो बहुत ज़्यादा है। डायमंड में आप लिखोगे डायमंड इज़ नोन फॉर इट्स हार्डनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको आप यूज़ करते हो ज्वेलरी में एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 को। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले उन्होंने हमसे पूछा है व्हाट आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। तो सबसे पहले उसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स आर हाईली कंप्रेस्ड स्टेट ऑफ मैटर है जो कि बहुत प्रॉपर्टीज शो करती है गैसेस की भी और लिक्विड की भी। देन आप डिफरेंस लिखोगे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स का और ऑर्डिनरी लिक्विड्स का। तो जी स्टूडेंट, सबसे पहले आप लिखोगे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में दे डिफ्यूज क्विकली, और सेकंड आप लिखोगे ऑर्डिनरी लिक्विड्स में दे डिफ्यूज स्लोली। उसके बाद सेकंड पॉइंट है दे हैव हाई सॉल्वेटिंग पावर, और इसमें आप लिखोगे दे हैव लो सॉल्वेटिंग पावर विच मीन्स दे कैन डिजॉल्व अ वाइड रेंज ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि ये बहुत सारे सब्सटेंस को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेते हैं, और मीन्स दे कैन डिजॉल्व अ फ्यूअर सब्सटेंस। इनकी विस्कोसिटी लो है, इनकी विस्कोसिटी हाई है। सुपर क्रिटिकल जो फ्लूइड्स हैं दे कैन बी मोर कंप्रेसिबल देन ऑर्डिनरी लिक्विड, और जो ऑर्डिनरी लिक्विड है दे आर लेस कंप्रेसिबल। तो जी स्टूडेंट्स, जब आप एक डिफरेंस याद करोगे ना, अगर आपने सुपर क्रिटिकल फ्लूइड का डिफरेंस याद कर लिया है तो ऑब्वियसली आपको जो ऑर्डिनरी लिक्विड्स हैं उनका आपको जो डिफरेंस है वो खुद ही याद हो जाएगा, क्योंकि ये टोटली उसके बिल्कुल अपोजिट है। तो जी स्टूडेंट्स, आप एक डिफरेंस याद करोगे, अगर आप सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स के पॉइंट्स याद कर लेते हो तो देन आप ऑर्डिनरी लिक्विड्स के खुद ही लिख लोगे, क्योंकि स्टूडेंट्स बस अपने इसका अपोजिट लिखना है। अगर इसमें हाई है तो इसमें आप लो लिख दोगे, बस इसी तरह से आपने जो इसका है वो अपोजिट लिखना है। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट, और किस तरह से सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट चेंज होती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, ये आपने घबराना नहीं है, इसमें उन्होंने बहुत सारा एक्स्ट्रा लिखा है, आपने जस्ट इसमें एक पैराग्राफ याद करना है जो आपका पॉइंट नंबर 1 है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि उन्होंने हमसे सिर्फ एक ही पॉइंट पूछा है कि किस तरह से सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट चेंज होती है जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो। तो इसमें हमने स्टूडेंट्स टेम्परेचर जो है वो, इसमें आपने जो है वो दोनों फैक्टर्स लिखने हैं कि हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो किस तरह से सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज़ करती है। तो स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन है कि आपने सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट की डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने बताना है कि किस तरह से सॉल्युबिलिटी चेंज करती है जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो। तो जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन को। ये स्टूडेंट्स आप बुक से भी याद कर सकते हो, सेम एज इट इज़ जो है वो वही डेफिनेशन है, दोबारा आपको नोट से करने की ज़रूरत नहीं है। अब स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं कि किस तरह सॉल्युबिलिटी जो है वो चेंज होती है जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो। तो किसी में डिक्रीज़ करती है सॉल्युबिलिटी, और किसी जो है वो ऐसा आता है टाइम कि आपकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देती है जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो। अब दो डिफरेंट आपके पास जो है वो स्टूडेंट्स केसेस आएंगे, किसी टाइम आपकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करेगी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से, और किसी टाइम आपकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करेगी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से। डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सॉल्ट यूज़ किया है, अब हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, वो कहते हैं कि यूजुअली सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करते हैं जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो, लेकिन ये एक आपके पास जनरल रूल नहीं है, आपके पास जो सिचुएशन है वो चेंज भी हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि आपके पास एक साल्ट है, पोटाशियम नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट है और पोटाशियम क्लोराइड है। इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ करेगी जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे। उसकी रीज़न क्या है? ऑन डिज़ॉल्विंग, जब आप सॉल्यूट को डिज़ॉल्व करोगे सॉल्वेंट में तो हीट अब्सॉर्ब होगी। इसका मतलब कि जो सॉल्यूट फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्गर है और उनको हीट चाहिए अपनी फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए। तो इसलिए
जब आपस में सल्यूट बॉन्ड टूटेंगे तो इसलिए जो सल्यूट है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा और आपकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ कर जाएगी जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे। बस स्टूडेंट्स, जो आपका फर्स्ट वाला पॉइंट है उसमें आपको यही बताया गया है, आपने घबराना नहीं कि पता नहीं कोई मुश्किल पैराग्राफ है तो आपसे याद नहीं होगा। जस्ट आपने जो मैं आपको समझा रही हूँ आपने माइंड में यही चीज़ रखनी है। आपने पहले एग्जांपल देनी है। सम साल्ट्स फॉर एग्जांपल पोटाशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटाशियम क्लोराइड हुज सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इतना लिख के फिर आप लिखोगे ऑन डिसॉल्विंग सल्यूट इन सॉल्वेंट इफ़ हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड। अगर तो हीट आपकी एब्जॉर्ब हो रही है जब आपने सल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है तो इट मीन्स सल्यूट फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर एंड दे नीड हीट टू ब्रेक दीज फोर्सेस। तो इन केसेस में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करती है जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो। सेकंड स्टूडेंट्स, अब इसका अपोजिट बिल्कुल आपने याद करना है। फॉर एग्जाम्पल लिथियम कार्बोनेट है एंड कैल्शियम क्रोमेट है, इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करेगी जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे। उसके रीज़न क्या है? इसका स्टूडेंट्स रीजन ये है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर आल्सो डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। उसके रीजन क्या है? ऑन डिसॉल्विंग सल्यूट इन सॉल्वेंट, अगर तो हीट रिलीज हो रही है तो इट मीन्स जो सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर है देन सल्यूट फोर्सेस से। ठीक है, यानी कि पहले से ही जो सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो गई है। सल्यूट के आपस में वीक थी, उन्होंने पहले से ही सल्यूट सॉल्वेंट से बॉन्ड बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। सच सॉलिड के लिए अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने रीज़न लिखना है। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ कब होगी, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ कब होगी। बस आपने एक याद कर लोगे तो दूसरा आप उसका अपोजिट बिल्कुल इसी तरह से आप याद कर सकते हो। थर्ड भी है स्टूडेंट्स, इसमें कोई टेम्परेचर पे इफेक्ट नहीं आता सॉल्युबिलिटी का। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड, जो हम पहले पीछे पढ़ चुके हैं कि वो कुछ स्लाइस आउट क्यों नहीं था होता, हमने शॉर्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो बस वही रीज़न है स्टूडेंट के सोडियम क्लोराइड जो है उसकी सॉल्युबिलिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करो या टेम्परेचर डिक्रीज़ करो। ऑन एडिंग सल्यूट इन सॉल्वेंट इफ़ नाइदर, अगर ना ही हीट, अगर आपने सल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है तो ना हीट एब्जॉर्ब हुई है ना रिलीज़ हुई है, तो इट मीन्स कि उसका कोई भी इफेक्ट जो है वो सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का जो है वो बहुत मिनिमम सा इफेक्ट होगा। इतना इफेक्ट जो आपको, इतना विजिबल इफेक्ट आपको नज़र नहीं आएगा अगर आप टेम्परेचर को कम या फिर ज़्यादा करोगे। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। जी स्टूडेंट्स, मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर बुक से भी करवा सकती थी जो अभी हमने किया सॉल्युबिलिटी वाला, लेकिन स्टूडेंट्स बुक में जो है सिर्फ उन्होंने यही बताया कि कुछ की साल्ट की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से डिक्रीज़ करेगी एंड स्टूडेंट्स कुछ साल्ट की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से डिक्रीज़ करेगी। उन्होंने उसकी रीज़न नहीं लिखी थी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको पेपर में अलग से जो है वो चैप्टर से अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि वाई सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट जो है उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ क्यों करती है जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते तो आपके पास फिर कोई रीज़न नहीं होती लिखने के लिए। तो डेट्स वाई स्टूडेंट्स, मैंने आपको इसका आंसर नोट से करवाया है कि आपके पास रीज़न भी आ जाएगी कि उनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ क्यों हुई थी, और जो हमने कुछ साल्ट्स की एग्जांपल पढ़ी थी उनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से डिक्रीज़ क्यों हुई थी। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। कौन सी मूवमेंट्स होती हैं गैशियस और लिक्विड मॉलिक्यूल में? तो स्टूडेंट्स आप लिखोगे गैशियस मॉलिक्यूल में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनकी रैपिड एंड रैंडम मूवमेंट्स होती हैं। दे मूव फ्रीली एंड क्विकली कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर। Due to this free movement, gases expand to fill their container. They have weak intermolecular forces and make gas easily compressible. Their densities are very low. सेकेंड स्टूडेंट्स आप लिखोगे लिक्विड में, तो लिक्विड मॉलिक्यूल में जो मॉलिक्यूल्स हैं और आल्सो इन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन, उसमें मॉलिक्यूल जो है उनकी कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं। बट द मूवमेंट इज़ मोर रिस्ट्रिक्टेड एज़ कम्पेयर टू गैस, लेकिन इतनी जो उनकी गैस के मुकाबले में उनकी मूवमेंट जो है वो इतनी जो है वो ईजिली वो मूव नहीं करते कि जहाँ मर्जी वो जो है फ्रीली मूव नहीं करते, थोड़ी उनकी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होती है। लिक्विड मॉलिक्यूल हैव सिग्निफिकेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं बिटवीन देम अलोइंग देम टू फ्लो एंड टेक द शेप ऑफ कंटेनर, बट दे डू नॉट एक्सपैंड टू फिल द इंटायर वॉल्यूम लाइक गैसेस। लिक्विड्स आर देयरफॉर नॉट इजीली कंप्रेसिबल एंड देयर डेंसिटीज हैव हाई वैल्यूज़, अगर आप उसको गैसेस से कंपेयर करें तो। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफरेंस क्या है। तो उसको आप लिखोगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको आप अपनी बुक से भी याद कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ से नोट से ही याद करो, आप बुक से भी कर सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन, देन आप उसकी एप्लीकेशन लिख दोगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कहाँ पे यूज़ करते हैं और इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं कि आप नोट से ही याद करो, आप अपनी बुक से ऑर्गेनिक और इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पैराग्राफ दिए गए हैं आप वहाँ से भी डिफरेंस लगा के, अगर आपने उन्होंने आपसे डिफ्रेंशिएट पूछा है तो मस्ट आपने लाइन लगा के डिफरेंस की फॉर्म में ही लिखना है। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस हैं, इनको भी एक दफ़ा हम देख लेते हैं।
तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन है कि आपने जो है वो किस तरह से प्यूरीफाई करना है। उन्होंने आपको पोटाशियम नाइट्रेट दिया है, आपने इसको वाटर से किस तरह से क्रिस्टलाइज आउट करना है प्यूरीफाई करके। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देखो आप क्या करोगे, आपने पोटाशियम नाइट्रेट लिया, उसको आपने क्या करना है, आपने इसको हॉट वाटर में डिज़ोल्व कर दिया। अब उसकी सॉल्युबिलिटी क्या करती है, जब आप उसको टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करेगी, तो आप उस कंपाउंड को पानी के अंदर डिज़ोल्व कर दोगे। कर दिया। नेक्स्ट आपने करना है फिर फ़िल्टर। अब आप क्या करोगे, आप अपने हॉट सोल्यूशन को फ़िल्टर पेपर से पास करोगे, तो जाहिर सी बात है जो इम्प्योरिटीज़ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होंगी वो आपके फ़िल्टर पेपर पर रह जाएंगी और आपको जो एक क्लियर सोल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। देन आप स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट में आप देखिए अब आप क्या करोगे जी स्टूडेंट्स, थर्ड में आप कूल करोगे अपने सोल्यूशन को, आप सोल्यूशन को कूल करोगे। जो आपका फ़िल्टर सोल्यूशन होगा, जब जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट डिक्रीज़ होगी और आपके पास जो क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन है वो आपके पास क्रिस्टल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। स्टूडेंट्स ही मैंने पेज को थोड़ा रोटेट किया है क्योंकि उस तरह से स्क्रीन पे एडजस्ट नहीं हो रहा था। मैं लास्ट में इस पेज की पिक भी ऐड कर दूंगी ताकि आप वहाँ से इसको याद कर लें। जी स्टूडेंट्स, हमारे क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन तक हमने कर लिया था। अब आपके पास जो प्योर पोटाशियम नाइट्रेट है उसके क्रिस्टल्स बनना आपके पास स्टार्ट हो जाएंगे और ये आपके पास जो है वो क्रिस्टल्स आर प्योर होंगे देन द ओरिजिनल कंपाउंड से, क्योंकि आपने सारी इम्प्योरिटीज़ को आपने जो है उसको यहाँ से इसमें से रिमूव कर दिया है। फिर आप क्या करोगे, उन क्रिस्टल्स को आइसोलेट कर लोगे। जब आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट में क्रिस्टल्स बन जाएंगे तो आप उसको सेपरेट कर लोगे रिमेनिंग लिक्विड से। कैसे, बाय यूजिंग टेक्निक लाइक फिल्ट्रेशन से। तो आप उसको फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से जो है वो आप उसमें लिक्विड को वहाँ उसमें से रिमूव कर दोगे, आपके पास जो क्रिस्टल्स हैं वो आपके पास आ जाएंगे। फिर आप उन क्रिस्टल्स को ड्राई करोगे, पोटाशियम नाइट्रेट के क्रिस्टल्स को, कोई भी अगर इम्प्योरिटी या वाटर मालिक्यूल इसमें से है तो रिमूव हो जाए। अब आपके पास स्टूडेंट्स जो आए हैं वो आपके पास प्योर क्रिस्टलाइन कंपाउंड आ गया है। पुट सॉलिड कॉमनली अपेयर एज अ ब्यूटीफुली शेप्ड क्रिस्टल्स आपके पास फॉर्म हो जाएंगे। दिस प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजिंग हेल्प इन प्यूरिफाइंग पोटाशियम नाइट्रेट बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द इनिशियल सैंपल। तो जी स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने जो पोटाशियम नाइट्रेट है उसको आपने प्यूरीफाई किया और उसके आपने क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन की। होपफुली कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफीन को हम मिरेकल मटेरियल क्यों बोलते हैं कि एक मिरेकल मटेरियल है। इट इज़ द मटेरियल ऑफ द, किसको हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारे पास फ्यूचर का मटेरियल है। विच ऑफ इट्स मैनी प्रॉपर्टीज़ मेक इट वेरी यूजफुल इन इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसकी कौन सी प्रॉपर्टीज इसको जो इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा बनाती है। तो आप लिखो कि स्टूडेंट्स, ग्रेफीन एक हाईली वैल्यूएबल है इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में। इसको हम इसलिए मिरेकल मटीरियल बोलते हैं क्योंकि इसकी बहुत यूनिक करैक्टरिस्टिक्स हैं, इसलिए ये यूज़फुल है इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसके रीज़न क्या है कि सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम है जो अरेंज है हेक्सागोनल लैटिस में, इसको इनक्रेडिबली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ये लाइट वेट है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है और हाईली फ्लेक्सिबल मटेरियल है। और स्टूडेंट जो ग्रेफीन है एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग है बट 200 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है देन स्टील से। इसकी जो स्ट्रेंथ है कंबाइंड होती है विद इट्स लाइट वेट नेचर मेक इट हाईली डिज़ायरेबल फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। कुदरत ने ही इसको ऐसा बनाया है कि ये बहुत सारी एप्लीकेशन में आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये डिज़ायरेबल है, इसकी ज़रूरत है बहुत सी एप्लीकेशंस में। एग्जांपल है ग्रेफीन जो बेस ट्रांजिस्टर हैं, सेंसर हैं एंड फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं आर जस्ट अ फ्यू एग्जांपल ऑफ हाउ दिस मटेरियल इज़ रेवोल्यूशनाइजिंग द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। कि किस तरह से स्टूडेंट्स इस मटेरियल ने इलेक्ट्रॉनिक की इंडस्ट्री में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। और इसके यूज़ क्या है, इस ड्यू टू इट्स ट्रांसपेरेंसी इसको हम यूज़ करते हैं टच स्क्रीन में, सोलर सेल्स में एंड अदर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारी आज की वीडियो थी चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज को हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। मैंने बहुत ही स्टूडेंट्स इजी वे में आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप तक पहले पहुँच सकें। मिलेंगे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।